They say that Germany is the land for fast cars and very punctual train as well. Well, for students, it's much more than that. It's about low fees, fully funded scholarships, job security, and high wage rate. Hello and welcome back everyone to SAUK podcast channel. This is your host Fatma Batul working in SAUK as a business development manager, and today we are going to talk about Germany, about the embassy delays, about their tuition fees, living expenses, hidden fees, and much, much more. So now I would like to invite someone who has great knowledge about Europe and more specifically about Germany, and they will be answering all your questions and queries. Welcome you all, Sir Fazal Hussain, working as an admission officer in SAUK Lahore. Assalamu alaikum, Sir Fazal. How are Walaikum you? salam, alhamdulillah, I'm good. How are How's you? your day, sir? How are you doing? It's amazing. I'm doing good. Everything Okay. is perfect. Okay. And weather So, is Sir also Fazal, good. starting off, अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं and you having a lot of knowledge about that और जितनी भी आपने डीलिंग अब तक की हुई है with Germany, so मुझे ये जानना है कि स्टूडेंट्स मोस्टली जो सिलेक्ट करते हैं जर्मनी, द रीज़न बीइंग इज कि वहाँ की क्योंकि ट्यूशन फीस स्टूडेंट्स को पता होता है कि लो होती है या फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, इस रीजंस की बेसिस पे स्टूडेंट जो है कंसिडर करता है जर्मनी. बट सेइंग दैट उधर बहुत सारी इस तरह की हिडन फीसेज हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है. तो इफ़ यू कैन ब्रीफ ऑन दैट कि हम लोग मतलब स्टूडेंट को कैसे गाइड करें कि और क्या क्या फीसेज हैं जर्मनी का जब आप ऑप्ट कर रहे होते हैं. देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो जर्मनी को कंपेयर कर रहा होता है यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. तो जब आप वो कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर आपको जर्मनी वाकई बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन लगता है. एक जो मेजर उनका जो एक्सपेंस आता है वो है ब्लॉक अकाउंट का. लेकिन ब्लॉक अकाउंट का जो एक्सपेंस आता है वो अगेन आपकी अमाउंट आपको रिटर्न जो है मिलती है एवरी मंथ. वो बस इसलिए होता है ताकि वो गवर्नमेंट इंश्योर कर सके कि आप वहाँ एक्चुअल में जो है वो स्टडी पर्पसेस के लिए जा रहे हैं रादर देन कि आपकी कुछ और इंटेंशंस हैं, ताकि आप वहाँ पर स्टडीज़ पे फोकस कर सकें और ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप जो है अपने एक्सपेंसेस को लेके ज़्यादा स्ट्रेस ना फील करें. उसके अलावा जो एक मेजर रीज़न जो हिडन चार्जेस जैसे आप कह रही हैं कि जर्मनी में ट्यूशन फीस तो नहीं है नॉर्मली, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि टोटली फ्री है. यहाँ पर एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, लेकिन वो बहुत मिनिमल सी अमाउंट होती है, 350 यूरोस के अराउंड होती है. डिपेंड करता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी. तो ये वाली एक मेजर फीस है जो कि एक हिडन फीस जो है आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स या जो लोग भी गाइड कर रहे होते हैं यूट्यूब पर रिगार्डिंग स्टडी इन जर्मनी, तो वो इस चीज़ के बारे में नहीं बताते. वो नॉर्मली कहते हैं कि इट्स टोटली फ्री, जबकि आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी होती है. उसके आपको फिर अगेन बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ों में. ठीक है. अच्छा, सर फैजल, यू मेंशन्ड अबाउट द ब्लॉक अकाउंट, राइट? सो ब्लॉक अकाउंट व्हेन आई हैव लाइक मैंने स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट किया है और वहाँ पे मेरी डीलिंग हुई है, तो स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर अबाउट द ब्लॉक अकाउंट इज वेल. उनको नहीं पता होता कि हमने कोई अमाउंट रखवानी है. दे आर जस्ट कि ठीक है, हम लोगों को कोई स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हम लोगों की कोई फीस नहीं है, तो इट इज़ ईजी टू गो फॉर जर्मनी. लेकिन आप थोड़ा बताएं कि बेसिकली ब्लॉक अकाउंट क्या है, उसके लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है और वो कब तक रखनी होती है. अच्छा, नॉर्मली स्टूडेंट्स को नॉर्मली ऐसा होता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जब आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम फीस. और वो बैंक स्टेटमेंट जो है नॉर्मली लोग जो है वो बनवा लेते हैं किसी तरह से. बट जर्मनी में आपको बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट लाइक नेसेसरी और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अल्टरनेटिवली वो चाहते हैं आपसे ब्लॉक अकाउंट. ब्लॉक अकाउंट इस चीज़ को वैलिड कर देता है कि आप एक्चुअली इस पर्पस के लिए जा रहे हैं कि आप वहाँ पढ़ेंगे, आपकी कोई और इंटेंशंस नहीं है. अब ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है कि एक स्टूडेंट के मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 934 यूरोस पर मंथ है. एंड अगर हम इसी को कैलकुलेट कर लें, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको 1 साल के लिए अमाउंट चाहिए होती है जो कि आपके अकाउंट में होनी चाहिए. वो होती है अप्रॉक्सिमेटली 13,000 के अराउंड बनती है, कि 12,300 के अराउंड बनती है. तो सॉरी 11,000 एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 11,300 यूरो जो है वो पर ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि आपको एक अकाउंट में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं. वो अकाउंट जर्मन होना चाहिए और आपको उन फंड्स का एक्सेस होना चाहिए जब आप जर्मनी में हो. वही फंड्स ईच मंथ आपको जो है वो गवर्नमेंट फिर एलोकेट करती है 934 यूरोस के अकॉर्डिंग, ताकि आप वहाँ पर अपने एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर सके.
तो ये ओके। इसलिए होता है ताकि आप वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ना हो स्टडी से, स्ट्रेस ना लें। फिर कुछ लोग स्लिप हो जाते हैं, पढ़ने स्टडीज़ गए होते हैं लेकिन फिर उनसे एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे होते, तो फिर वो स्टडीज़ को छोड़ के, क्योंकि यूरोप इतना बड़ा है, तो किसी और कंट्री में जो है वो मूव कर जाते हैं, जिस चीज़ को वो डिस्करेज करते हैं, और यही रीज़न है कि वो ब्लॉक अकाउंट जो है वो माँगते हैं। ओके, विद ब्लॉक अकाउंट एक और चीज़ भी है ऑन सोशल मीडिया, हमें कभी कभार बहुत ज़्यादा फनी क्वेश्चंस भी स्टूडेंट की तरफ से आते हैं। तो देयर वाज अ क्वेश्चन के ब्लॉक अकाउंट का पैसा ब्लॉक ही रहता है या कभी खुलता भी है वो? नहीं, अच्छा, ब्लॉक अकाउंट का पैसा बंद नहीं होता, एक ब्लॉक होता है, व्हिच मीन्स कि आपको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट आप कह सकते हैं कि वो मिलती है। आपके ही पैसे हैं, आप पे ही लगने हैं। लेकिन वो एक सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए हम्म। होता है कि आप कहीं पर जो है वो स्टडीज़ से हट के कुछ एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो जाएँ। और नॉर्मली स्टूडेंट को अलाउ होता है 20 आवर्स जॉब करना, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जर्मनी में आप अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर सकते हैं, और ये जो अमाउंट आपको हर मंथ वापस मिलेगी, ये आप दोबारा घर भेज सकते हैं या आप इसका जो कुछ करना चाहें, कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जॉब हो। अगर जॉब नहीं होगी, तो आपके ये एक्सपेंसेस अपने ऊपर ही लगेंगे नॉर्मली। अच्छा, सो टॉकिंग अबाउट जो मेरा पहला क्वेश्चन था सर रिगार्डिंग टू फीसेस और फुली फंडेड के ऊपर। सो स्टूडेंट्स जो है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि बेसिकली जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल्दो दे डू गिव यू फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स, बट उसमें और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो लो फीसेस होती हैं, इतनी हाई फीसेस होती नहीं है जर्मनी में। तो उसके बारे में आप थोड़ा एक तो स्टूडेंट को गाइड करें कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली एम्बेसी को लेके भी। अच्छा, जो मेजर डिफरेंस है ना, वो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए आपका जो वेटिंग टाइम है वो कंपैरेटिवली कम होता है। बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन एम्बेसी, समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता। तो इसके बारे में अब कोई मेजर, इस चीज़ को लेके, जब अपॉइंटमेंट को लेके हम कोई ऐसा मेजर डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि जो चीज़ें एम्बेसी से रिलेटेड होती हैं, उस चीज़ के बारे में कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ईज़ी है कंपेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। और जो कंसल्टेंसीज़ होती हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि डील करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, उनके लिए बहुत ही ईज़ी होता है और कन्वीनिएंट होता है कि वो जल्दी से एडमिशन लेटर जो है जनरेट कर सकें। समटाइम्स स्टूडेंट के पास जो है वो अपॉइंटमेंट होती है, वीज़ा अपॉइंटमेंट एम्बेसी की, क्योंकि जर्मनी की मेजर प्रॉब्लम इनकी अपॉइंटमेंट है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले एडमिशन लेटर, हर चीज़ से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं। जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, तो फिर वो एडमिशन लेटर सिक्योर करने की तरफ जाते हैं, और समटाइम्स होता है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में जो स्टूडेंट डेस्परेट होते हैं कि अब जाना ही जाना है क्योंकि अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट लेना इटसेल्फ बहुत एक मुश्किल काम है। तो उस केस में फिर ये कर सकते हैं कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ स्विच कर दें, ताकि उनको जल्दी से वो एडमिशन लेटर मिल जाए, और उस एडमिशन लेटर की बेस पे वो वीज़ा फाइल कर दें। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी कि हम लोग जो बात एम्बेसी की कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के अप्लाई करने की बात करें, तो एट टाइम स्टूडेंट्स को ये लगता है कि फॉर यूरोप जो है हम लोगों को शायद एजेंट की या हमें कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सो डू यू बिलीव कि जब हम लोग यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं हमें हेल्प या रिक्वायर्ड होती है किसी कंसल्टेंट की या किसी फर्म की? देखिए मिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग शायद इससे डिसएग्री करते हों, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि जो कि यूरोप में ऑलरेडी होते हैं, कि आपको यूरोप के लिए जो है वो ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की कंसल्टेंट्स की। हम्म। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपको एक्सपर्ट की जो है, जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो डेफ़िनिटली एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है वो फ़ाइल किया होता है, तो वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं, और आई बिलीव कि आपको हेल्प लेनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वीज़ा फाइलिंग। क्योंकि वीज़ा फाइलिंग में पाकिस्तान में आपने सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो शो करने होते हैं, कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, प्रूफ ऑफ फंड्स। और नॉर्मली पाकिस्तान में जो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर आपकी कोई रिटेल शॉप है, कोई बिज़नेस है, कपड़े का बिज़नेस है, बहुत बड़े-बड़े लेवल पे लोग बिज़नेसेस करते हैं, लेकिन वो उनके कोई प्रॉपर बैंक अकाउंट्स नहीं होते, कोई कंपनी अकाउंट नहीं होते, फिर एफबीआर से प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं होते, टैक्सेस का इश्यू होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है जब आप यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, एंड स्पेशली जब आप जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं। और जब आप वीज़ा फाइल करते हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ बहुत वैल्यू रखती है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कैसा है। और अगर आप उन प्रूफ ऑफ फंड्स को किसी एक्सपर्ट से हेल्प लेंगे, तो फिर वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स इस तरह से प्रिपेयर करके देगा कि उस पे जो ऑब्जेक्शन है या जो रिजेक्शन है, उसके चांसेस कम होंगे।
आपके अगर टैक्सेस नहीं पेड या कंपनी नहीं रजिस्टर्ड, तो उसको टेम्परेरीली पाकिस्तान में बहुत जो है वो हैक्स ऐसी हैं कि जल्दी-जल्दी चीज़ें कर देते हैं कंसल्टेंट्स, और उसके थ्रू फिर आपको कन्वीनिएंट होता है आपके लिए, और काफ़ी सारी हर्डल्स को जो है वो आपको वो क्रॉस करवा देता है कंसल्टेंट समटाइम्स। ओके। अच्छा सर, फिर अनदर क्वेश्चन है कि जर्मनी जाते वक्त अगर स्टूडेंट लाइक कंसिडर कर रहा है कि उसको किस कंट्री में जाना चाहिए, तो हम स्टूडेंट को क्या आप चीज़ बता सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं जर्मनी जाने के, या आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, जर्मनी को क्यों कंसिडर करना चाहिए, तो उस उन पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा हाईलाइट करें। देखिए, जितनी भी केसेज़ हमारे पास आते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स चाहे वो इटली जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, जिस भी कंट्री जा रहे हो, 90% ऑफ द केसेस आर ऑफ द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो वहाँ पर सेटल्ड हों, और सेटलमेंट के लिए जर्मनी सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जर्मनी नॉर्मली आपको 10 साल लग जाते हैं कहीं पर भी पीआर लेते-लेते। जर्मनी में अगर आपने स्टडीज़ मास्टर्स कर लिया, उसके बाद आपने 2 साल की जॉब कर ली, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआर, एंड आफ्टर 1 ईयर, इसके बाद 1 साल और, यू आर एलिजिबल फॉर सिटिज़नशिप। बट सिटिज़नशिप के लिए अगेन थोड़ी-सी आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज है जर्मनी का, जो कि किसी और कंट्री में आपको मुझे नहीं लगता कि होती हैं कंट्रीज़, लेकिन वो इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं होती। तो जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और बाकी जो अब आप जितनी भी कंसल्टेंट्स डील करते हैं, जैसे हम डील करते हैं, अमेरिका को करते हैं, यूके को करते हैं, इन कंट्रीज़ के कंपैरिज़न में जर्मनी बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू सेटलमेंट। सो सर, अगर हम पीआर की बात करें तो पीआर स्टूडेंट को कितने टाइम में मिल जाती है, ठीक है, एंड ऑल्सो कि अगर स्टूडेंट जर्मनी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या वो दूसरी जगहों पे, इटली पे, साइप्रस पे इधर उधर मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है यूरोप में? देखिए, यूरोप में टोटल अभी तो ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ हो गई हैं, और स्टूडेंट कहीं पर भी ज जाना चाहे तो जा सकते हैं, क्योंकि शेंजन वीज़ा होता है स्टूडेंट के पास। तो ये वाली लिमिटेशंस तो ख़त्म हो जाती है जब शेंजन वीज़ा हो आपके पास। सेकेंडली, जहाँ बात आ गई है पीआर की, तो पीआर के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका रेलेवेंट फ़ील्ड में जो है वो जॉब लगे। अगर आपने डेटा साइंस किया हुआ है, तो आपकी जो जॉब है वो डेटा साइंस में हो, और एट लीस्ट आप 2 साल वहाँ पर सेम फ़ील्ड में जॉब करें, देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआर। और ये रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, पहले इनकी भी पॉलिसीज़ थोड़ी टाइट थी, बट नाउ अब वो लेबर शॉर्टेज है उनको, जर्मनी को, और वो चाहते हैं कि एक उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो करे। यूरोप की वैसे भी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी ही है। तो अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी लीनिएंट हो गई हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, अब हम आ जाते हैं थोड़ा कि जो चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट फेस करता है, बिकॉज ऑब्वियसली बेनिफिट्स होने के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कंट्रीज़ के। तो आप मुझे बताएं कि क्या चैलेंजेस एक स्टूडेंट, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ से मूव करता है जर्मनी, उसको क्या फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे जो मेजर चैलेंज है मेरे ओपिनियन में है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आपको जॉब लेनी है स्पेसिफिकली, अगर आपको अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब लेनी है, समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज, मैनेजमेंट रिलेटेड डिग्रीज, जहाँ पर कोई उस कोर स्किल्स आपके पास नहीं होती, तो वहाँ पर फिर आपके लिए लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर आपको लैंग्वेज आती होगी, तो आपके लिए कंपैरेटिवली ईज़ी होगा जॉब लेना, और जब आप जॉब ले लेंगे आफ्टर स्टडीज़, तो पीआर के रास्ते भी खुल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस इस तरह की फ़ील्ड्स के हैं, तो उसमें नॉर्मली इतना ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, क्योंकि आपने बैकएंड पे रह के काम करना होता है। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए हो ज़रूरी होता है, बट वो आप 2 साल में इतना इनफ सीख जाता है इंसान कि वो कम्युनिकेट करे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान में हम यूज़्ड टू नहीं होते अपने डेली के जो काम होते हैं वो करने के, तो यूरोप में जाके एक स्टूडेंट को अपनी जॉब भी मैनेज करनी होती है, स्टडीज़ भी करनी होती हैं, एट द सेम टाइम जो है उसको खाना भी बनाना होता है, बाकी अपने काम भी करने होते हैं, तो ये एक चैलेंज होता है। उसके अलावा मुझे लगता है पर्सनली कि क्लाइमेट भी एक रोल प्ले करता है, कि आप हमारे यहाँ जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं। हम यहाँ पर हमें सूरज जो है वो हर टाइम नज़र आता है, साल के ऑलमोस्ट 12 के 12 मंथ्स। इन यूरोप में थोड़ा-सा डिप्रेसिव सा मौसम हो जाता है व्हेन इट कम्स टू विंटर्स। तो विंटर्स में थोड़ा-सा समटाइम्स मुश्किल होता है इनिशियली, बट जब आपको 1-2 साल हो जाएँ, तो फिर आप यूज़्ड हो जाते हैं उस एनवायरनमेंट की, और आपके लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होता। सेकेंडली, पार्ट टाइम जॉब के चैलेंज भी होते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जब यहाँ से जाते हैं, तो वो जर्मन नहीं सीख के जाते। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की, इंडिया की काफ़ी सारी देसी कम्युनिटी है जर्मनी में, जहाँ आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन मैं प्रेफ़र करता हूँ, स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप किसी जर्मन के पास जॉब करें, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट नहीं करते,
जबकि अगर आप देसी के साथ के पास जॉब करेंगे तो वो चांसेस है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि आपको जो है लैंग्वेज नहीं आती और आपको इस वक़्त जो है आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि आप अपने एक्सपेंसेस बियर कर सकें। ओके सर, एक चीज़ इधर क्लैरिफाई मैं चाहूँगी आप स्टूडेंट्स को करें कि जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट कंपलसरी कि आप यहाँ से सीख के जाएं, ठीक है ना। इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, बट ये आपको बेनिफिट कर देता है वहाँ पे जाके, अगर आप सीख के जाएंगे तो ऑब्वियसली जॉब के रिगार्डिंग, वैसे भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिहाज से, इवन के लेक्चर्स में भी आई थिंक सम वर्ड आपको हेल्प करता होगा जर्मनी लैंग्वेज। तो ये आप थोड़ा। अच्छा मीन्स ऐसा है ना कि जैसे अगर हम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात कर लें, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपके टूरिज्म से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर अगर आपको पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आती है तो वो ऐड ऑन करती है, क्योंकि टूरिस्ट तो कहीं से भी आते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जॉब लेनी होती है तो डेफिनेटली फिर, और जहाँ तक आपने बात की कि मैंडेटरी नहीं है, देखिए 2 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं, एक जर्मन। तो यहाँ से जब हम एडमिशन करते हैं स्टूडेंट का, तो जर्मन टॉट में तो करते नहीं है, व्हिच मीन्स कि जर्मन रिक्वायर्ड नहीं होती। हम करते हैं इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में, तो वो प्रोग्राम एंटायरली इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट स्टूडेंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो लैंग्वेज ज़रूर सीखे, उससे उनके लिए जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा सर, अगर हम थोड़ा जॉब के ऊपर बात करें और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करें, तो पर्सनली व्हाट आई हैव सीन, एक स्टूडेंट था, सो ही वेंट टू जर्मनी। उसने बोला कि फर्स्टली आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ फूड चेन, वहाँ पे मैंने काम किया, और जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो मेरे बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो मर्सिडीज़ का ऑफिस था। एंड आई मैनिफेस्टेड कि मैं वहाँ पे एक दिन जॉब करूँगा और इस तरह करके, एंड आफ्टर 3 months ही वॉज एबल टू सिक्योर हिज जॉब ओवर देयर। सो वो उसकी सक्सेस स्टोरी थी सॉर्ट ऑफ, ठीक है। एंड आई बिलीव कि जहाँ तक मैंने सुना है कि आपको जर्मनी की जो एक तो वेज रेट है वो भी काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के, क्योंकि स्टूडेंट का कंसर्न यही होता है कि हमें पार्ट टाइम भी मिले, आफ्टर ग्रेजुएट भी हम जब करें तो हमें तब भी मिले। तो जॉब के रिगार्डिंग, जॉब मार्केट पे अगर आप थोड़ा सा बता सकें। देखिए मिस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जर्मनी जो है वो नॉर्मली हम ऐसे कह सकते हैं कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जब इकोनॉमी सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन वाइज़ भी वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, तो जब आप इन चीज़ों को कंबाइन कर लें तो वैसे ही आपके माइंड में एक मैप आ जाता है कि हाँ, यहाँ पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ तो डेफ़िनिटली होने वाली है। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ से कोई लैंग्वेज नहीं सीख के जाते, लेकिन वो वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। क्योंकि जॉब मिल जाती है उनको। नॉर्मली स्टूडेंट समटाइम्स डिलीवरीज़ करते हैं और ऑड जॉब्स करते हैं, बट जो भी है अगर आपको लैंग्वेज के बगैर ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं और अगर आपकी फीस नहीं होती, आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा-सा खुद अपना लाइफ़स्टाइल उस तरह का नहीं रखते, लैविश लाइफ़स्टाइल नहीं रखते और घर को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो अगर स्टूडेंट जर्मन लैंग्वेज सीख ले, तो जो आपका पीएसडब्ल्यू है, उसके टाइम ड्यूरेशन में आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका जो एम्प्लॉयमेंट रेट है विद इन 2 इयर्स, तो वो 90% से अबव है हर यूनिवर्सिटी का। तो इट मीन्स कि अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हैं कि उनके एलुमनाई का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, तो वो आपको 90, 95, 98% मिलेगा विद इन फर्स्ट 2 इयर्स। But again, if you're lucky, you can get a job without language, and if you're not lucky, तो it depends again, अगर आप लकी नहीं होते तो आपको लैंग्वेज आती भी हो तो भी मुश्किल होता है। बट ये इंडिविजुअल की एक लक पे भी मैटर करता है। बट मुझे लगता है कि अगर आप लैंग्वेज सीख लें तो आपके लिए सारे बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, और जर्मन जो है वो दे आर वेरी वेलकमिंग। उनकी जो कंपनीज है वो भी ले ऑफ्स भी नहीं करती। नॉर्मली कंपनीज पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई एम्प्लॉय नहीं पसंद आया, 2-3 महीने बाद आप उसको ले ऑफ कर देते हैं कि आपकी छुट्टी होगी। लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, तो आपको ले ऑफ भी नहीं किया जाता, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को प्रॉपर रीज़न्स देनी होती है अगर आपको किसी भी एम्प्लॉयी को ले ऑफ करें। तो एक दफ़ा आप अपनी फील्ड की जॉब ले लें, तो देयर इज़ अ 99% चांसेस कि आपकी वहाँ सेटलमेंट हो जाएगी। ओके, गॉट दैट सर। ओके, एक चीज़, एक क्वेश्चन था विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने किया है कि आई हैव अ सीजीपीए ऑफ 2.5, लेकिन जज्बात 4.0 के हैं, तो आई डू हैव एनी चांसेस टू गेट एडमिशन इन यूरोप। देखिए, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पॉसिबल है कि इनको एडमिशन मिल जाए, लेकिन जैसे आपके पास जितना ज़्यादा सीजीपीए होता है, उतनी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। फिर यहाँ पर जब आपका जीपीए इतना लो हो, तो फिर उसके लिए चांसेस जो है, वो काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। काफ़ी लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपके पास, और मेजॉरिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में
थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट को मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना पड़ जाता है ऐसे केस में। क्योंकि आई गेस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली प्राइवेट हाई एक्चुअल में होती है। जब आप सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जा रही हैं। रिसेंटली इतनी एप्लीकेशन जाती हैं कि एम्बेसी के पास अपॉइंटमेंट्स खत्म हो जाती हैं, उस हुँ। स्पेसिफिक इनटेक के लिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एडमिशन लेटर सिक्योर किया होता है, लेकिन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। अगर जर्मनी की एम्बेसी वाला इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए, तो जर्मनी इस वक़्त पाकिस्तानीज़ के लिए, जितने भी इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपालीज़ हैं, इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम अगेन अपॉइंटमेंट की है, तो वो जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो कम्पिटिटिव मार्क्स हो आपके, ताकि आपके लिए एडमिशन लेटर सिक्योर करना आसान हो और फिर आपके लिए अप्लाई करना भी ईज़ी हो। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर फजल व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क इज के लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में स्टूडेंट्स का काफ़ी एक कंसर्न होता है आफ्टर दे गेट द एडमिशन। आपने भी डीलिंग में ये मोस्टली फील किया होगा और देखा होगा कि स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं कि अच्छा लिविंग एक्सपेंस क्या है जर्मनी का। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स अवेयर भी नहीं है उस चीज़ को, बिकॉज आई बिलीव के ठीक है आप ट्यूशन फीस आपकी लो है, लेकिन लिविंग एक्सपेंस कहीं ना कहीं आपके थोड़े हाई हैं। तो उसके बारे में अगर थोड़ा गाइड अच्छा, कर सकते एज़ पर गवर्नमेंट और एज़ पर ब्लॉक अकाउंट 934 यूरो जो है वो एक्सटेंडेड है, कि ये इतना आपका मिनिमम एक्सपेंस होगा। लेकिन ये इंडिविजुअल के लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं वो इससे कम में भी सर्वाइव करते हैं और कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। अगेन वो इंडिविजुअल की प्रायोरिटीज़ पे और उसके लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं शेयरिंग में रहने में, कुछ लोग करते हैं कि मेरा सिंगल रूम हो, कुछ लोग फिर कहते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट हो, तो ये वेरी करता है। नॉर्मली जो रेंट की एक्सपेंस है वो 300 टू 900 के अराउंड है यूरोप में। अब जो लोअर लिमिट मैंने बताई है ये स्टूडेंट डॉर्म्स की है। स्टूडेंट डॉर्म्स जो है वो 350 यूरोज़ के अराउंड, 350, 300, 400 इसके अराउंड जो है आपको स्टूडेंट डॉर्म मिल जाता है। लेकिन उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो इफ यू आर लकी यू कैन गेट दैट। बट अगेन अगर आपको अपने ओन पे रहना पड़ जाता है, कुछ रेंट करना पड़ता है अकोमोडेशन, तो इट कैन कॉस्ट अराउंड 5 टू 600 ईच मंथ, अगर आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल रहते हैं। एंड अगेन अगर आप शेयरिंग पे करते हैं, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी-सी कम हो जाएगी। उसके अलावा नॉर्मली पाकिस्तान में जब हम रहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा मेजर एक्सपेंस ग्रोसरी का है, रेंट का है एंड यूटिलिटी बिल्स का है, दैट्स इट। लेकिन यूरोप में एक और एक्सपेंस आपका ऐड होता है, वो है इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। हैं। अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करें, एंड 125 यूरो की आपकी एटलीस्ट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है। एंड एक और इंश्योरेंस है जो कि स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो लें, वो है लायबिलिटी इंश्योरेंस। वो ज़्यादा महँगी नहीं होती, 8 टू $10 पर मंथ आपको मिल जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई टूट-फूट हो जाती है, आपसे कुछ टूट जाता है, तो वो उसमें कवर हो जाता है। तो ये उसका एडवांटेज है। उसके अलावा जो है वो अगर आप ग्रोसरी के एक्सपेंसेस देखें, तो वो अगेन डिपेंड करता है, कुछ लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, कुछ, लेकिन एवरेज अगर आप लगा लें तो 140-120 यूरोज़ के अराउंड ये एक्सपेंस हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप अपना पर्सनल रूम रेंट करते हैं, शेयरिंग में नहीं रहते, और अगर आप ग्रोसरी के एक्सपेंसेस एक मॉडरेट लेवल पे करते हैं, तो आपके 800-900 में गुज़ारा हो जाता है। सो बेसिकली अगर आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज करें तो आप अपने जो है विद इन उसी एक्सपेंस के अंदर, उसी बजट के अंदर यू कैन ईज़िली, एडजस्ट। ईज़िली अगर आप 4 घंटे दिन में जॉब करते हैं, 20 आवर्स वीक अलाउ होते हैं, तो आपको जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने ब्लॉक अकाउंट वाले फंड्स को अपने एक्सपेंसेस करें। आप उनको अपने पास सेव कर सकते हैं, घर भेज सकते अच्छा सर फज़ल, तो मुझे आप ना थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में भी बताएँ कि स्टूडेंट को इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हों? देखिए मिस, नॉर्मली तो अगर स्टूडेंट खुद से अप्लाई करता है तो उसके 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, और अगर किसी कंसल्टेंट से करता है तो डेफिनिटली उसको उस चीज़ का हेडेक बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद से स्टूडेंट अप्लाई करता है तो वो 3 मेथड्स हैं। एक ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक पोर्टल होता है, एप्लीकेशन पोर्टल, आप वहाँ पर डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली एक पोर्टल है यूनी असिस्ट के नाम से, उस पोर्टल पे स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन डालते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि हम डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो कहती है कि आप यूनी असिस्ट पे करें। तो यूनी असिस्ट पे जब आप एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर वो खुद ही अपने ओन पे अप्लाई कर देते हैं आपका यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो कहती है कि अप्लाई आपने हमारी ही वेबसाइट के पोर्टल पे करना है, लेकिन हमें एक वीपीडी डॉक्यूमेंट चाहिए। वो वीपीडी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है यूनी असिस्ट। तो आप यूनी असिस्ट में अप्लाई करते हैं, वहाँ से आप वीपीडी डॉक्यूमेंट लेते हैं और फिर उस वीपीडी डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे
अप्लाई करते हैं। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये थोड़ा-सा रिसर्च करनी पड़ेगी स्टूडेंट को कि किस यूनिवर्सिटी का डायरेक्टली अप्लाई करना है और कहाँ यूनिअसिस्ट पे करना है। ओके, गॉट दैट सर। अच्छा सर, थोड़ा-सा अगर हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी बात करें, बिकॉज़ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो है वो सबसे पहले जो चीज़ें होता है वो ये देखना होता है कि क्या वो एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो फॉर जर्मनी पोस्ट ग्रेजुएट एंड फॉर अंडर ग्रेजुएट क्या एंट्री अच्छा, रिक्वायरमेंट्स हैं? अंडर ग्रेजुएट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है, वो 13 इयर्स की एजुकेशन चाहिए होती है, जबकि पाकिस्तान में 12 इयर्स की एजुकेशन होती है और जो मास्टर्स के लिए है वो आपको चाहिए होती है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद आइल्ट्स और जो टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं, प्रोग्राम्स टू प्रोग्राम्स भी करती है कि कितना जीपीए रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए फिर रिसर्च करनी पड़ती है स्टूडेंट को कि किस यूनिवर्सिटी में कितने रिक्वायरमेंट है ताकि वो उसको मीट कर सके। जहाँ तक बात है अंडर ग्रेजुएट की, तो ये एक मेजर कंसर्न होता है स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं कि इस केस में वो क्या करें। देखिए, या तो आपके 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़े हों, तब आपकी 13 इयर्स एजुकेशन होती है, या फिर आप अप्लाई करते हैं, एक ब्रिजिंग प्रोग्राम होता है, स्टूडेंट कोलैज के नाम से। तो वहाँ पर फिर आप अप्लाई करते हैं और वो 1 साल आप करते हैं, 2 सेमेस्टर्स एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ओके। ओके सर, कमिंग टू द कंक्लूजन, एक मैं चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि इफ़ यू गेट अ चांस कि आप यूरोप में अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएँ, तो वुड यू बी गोइंग टू जर्मनी या किसी और यूरोप कंट्री, आप किधर जाना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह के पर्क्स एंड बेनिफिट्स जर्मनी ऑफ़र करता है, तो डेफ़िनेटली जर्मनी मेरी पर्सनल प्रेफ़रेंस होगी। अगर जर्मनी आप मुझसे ऑप्शन ले लें, तो फिर शायद मैं जो है वो फ्रांस की तरफ जाऊँगा। लेकिन जर्मनी के होते हुए आई थिंक देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस जो मैं अवेल करना चाहूँगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी जाएगा तो सेटलमेंट के लिए जाएगा। सेटलमेंट के लिए सबसे ईज़ी कंट्री जो है इस वक़्त, जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस वक़्त हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2025 का मार्च चल रहा है, तो इस टाइम पे जो है वो जर्मनी जो है वो बेस्ट कंट्री है। बाद की रिक्वायरमेंट्स चीज़ें चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी के टाइम पे जर्मनी एक बेस्ट ऑप्शन है और मैं आई वुड लव टू अवेल दिस ऑप्शन। एग्ज़ैक्टली, स्टूडेंट्स को हमेशा हर पॉडकास्ट में, हर एक्सपो में आई डू से कि जो टाइम होता है ड्यूरेशन, उसी के ऊपर जब एक कंट्री का वीज़ा रेशो अच्छा चल रहा होता है, उसके प्रोसीजर एप्लीकेशन स्मूथ हो रही होती है, आपको उसी टाइम पे बगैर वेट किए फर्दर कि हम 3 मंथ्स बाद या 4 मंथ्स बाद अप्लाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कब पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। लाइक इन द केस ऑफ यूएस, इट्स जस्ट लाइक अभी कुछ दिन पहले ही उसकी भी ऑरेंज उस ज़ोन में वो आ गया है पाकिस्तान। सो आई बिलीव कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, एज़ सून एज़ पॉसिबल जिस भी कंट्री में हम अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर हम करें। एंड टॉकिंग अबाउट जर्मनी, जर्मनी में जनरली बहुत ज़्यादा आप लोगों को पर्क्स हैं, शेंजन वीज़ा मिल जाता है, किसी भी कंट्री को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ की आप लोगों को जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी रेट वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सो हमने जर्मनी पे काफ़ी इनसाइट्स लिए हैं सर फज़ल के, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आई होप थैंक कि यू मैम। स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। बट अगर आप लोगों को एक और सेशन चाहिए, तो प्लीज़ डू ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, जो हमारी पॉडकास्ट अपलोड होगी। वी विल बी engaging Sir Fazil for another podcast as well. Thank you so much for your time, sir.